यह कहानी है एक अमीर और सफल महिला डॉक्टर की, जिसने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया था। समाज में उसकी एक अलग ही पहचान थी। लोग उसे आदर्श मानते थे, उसकी दुआओं की कदर करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भिखारी आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह गरीब, तंगहाली में जीने वाला इंसान, जिसका चेहरा टूटा फूटा था, अचानक उसके दिल की धड़कनों को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भिखारी जो हर रोज सड़कों पर भीख मांगता था, उसके प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो जाएगा कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये प्यार सच था या फिर कोई चाल? और बदले में उस भिखारी ने डॉक्टर से जो मांगा, उसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। क्या वह बदला था कोई बड़ा राज या फिर जिंदगी की कोई सच्चाई जिसे छुपाया जा रहा था? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बेवा, रहमदिल और खूबसूरत लेडी डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने दिल की दरियादिली और इंसानियत की मिसाल के लिए भी मशहूर थी। वो बेहद दयालु थी, गरीबों पर रहम खाती और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। उसने अपनी बस्ती में खुलेआम ऐलान कर रखा था कि अगर कोई गरीब मुझसे कुछ भी मांगेगा तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। उसकी यह बात पूरी बस्ती में फैल गई थी। लोग कहते थे कि जो भी उस डॉक्टर से कुछ मांगता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई कपड़े मांगता तो देती, कोई पैसे मांगता तो देती, किसी को जूते चाहिए होते तो वो भी दे देती। मतलब जो बन पड़े, मदद जरूर करती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। एक फकीर जो रोज आकर पैसे लिया करता था, धीरे धीरे उसकी नीयत बदलने लगी। उसे यकीन था कि ये लेडी डॉक्टर किसी को मना नहीं करती, और उसने एक दिन ऐसी चीज मांग ली जिसे सुनकर डॉक्टर साहिबा हक्का बक्का रह गईं। दिल के हाथों मजबूर होकर वो इनकार भी न कर सकीं। और यही वो मोड़ था जब फकीर ने उस मासूमियत और सखावत का गलत फायदा उठाया और वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, जिसका वह बरसों से ख्वाब देख रहा था। आज वो हकीकत बन गया। आइए जानते हैं आज का यह चौंका देने वाला वाकया जो आपको हैरान कर देगा। यह वाकया पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर राजपुर का है, जहां हिंदू बिरादरी कई नस्लों से आबाद है और आज भी अपनी रिवायत, इबादत और वकार के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रही है। इसी शहर में एक हिंदू खातून डॉक्टर रहती थीं, जिनका नाम था डॉक्टर सीमा शर्मा। वो दिल की बीमारियों की माहिर थीं और पूरे शहर में न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर के तौर पर जानी जाती थीं, बल्कि उनकी नरम मिजाजी और रहमदिली के लिए भी लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। डॉक्टर सीमा के शौहर दीपक शर्मा को एक पुरस्कार हादसे में गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। उनकी मौत ने सीमा को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात को खामोशी में दफन कर दिया और खुद को इबादत और खिदमत ए खल्क में झोंक दिया। वो हर रोज सुबह 7 बजे शंकर मंदिर जाया करती थीं, जहां वो सुकून और हिम्मत की तलाश करती थीं ताकि दिन भर लोगों की सेवा कर सकें। वही पुराना मंदिर जो शहर के बीचों बीच वाक़ था, हर सुबह शाम भक्तों की भीड़ से गुलजार रहता। घंटियों की आवाजें गूंजती थीं और माहौल में एक खास रूहानी कैफियत भर जाती थी। उसी मंदिर के दाखिली दरवाजे पर रोज एक भिखारी बैठा नजर आता। उसका चेहरा गर्द से स्याह, कपड़े मैले और फटे पुराने थे, और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे बरसों का दर्द उनमें छुपा हो। वो हर गुजरने वाले से कुछ न कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के अंदरूनी दरवाजे पर जमी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर रोज जब डॉक्टर सीमा मंदिर आती, पूजा करती और वापस जाती, तो जाते जाते उसी भिखारी को कुछ रुपए दे देती। यह उनकी रोज की आदत बन गई थी, जिसमें कभी नागा नहीं होता था। भिखारी न कुछ कहता, न आंख उठाता, बस हाथ जोड़कर सर झुका देता। और सीमा, जो आमतौर पर ज्यादा बातचीत की आदी नहीं थी, उसे हल्की सी मुस्कान देती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। जाहिरी तौर पर डॉक्टर सीमा की जिंदगी एक कामयाब, मुकम्मल और बाइज्जत जिंदगी थी। एक बड़ा अस्पताल, समाज में एक ऊंचा मुकाम, खुद का आलीशान घर। मगर उनके दिल में जो गम छुपा था, वो सिर्फ वही जानती थीं। शौहर की जुदाई, तन्हाई और जिंदगी का खालीपन, यही वो दर्द था जिसे वो हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के सामने पेश करती थीं। एक दिन जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो भी वो हमेशा की तरह मंदिर पहुंची। पूजा मुकम्मल करने के बाद जब वो उस फकीर को पैसे देने लगीं, तो उस दिन पहली बार उस फकीर ने अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, लेकिन अल्फाज ऐसे थे जो सीधे दिल में उतरते थे। उसने कहा, मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। डॉक्टर सीमा के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने फकीर को गौर से देखा। उसके चेहरे पर न कोई मजाक था, न कोई दीवानगी, बस एक सच्चा
सच्चा शांत चेहरा था। ये कैसा सवाल था? क्या वो पागल था या यह किसी गहरी बेबसी का इजहार था? उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो पैसे और बारिश से बचकर बैठो। मगर इस बार फकीर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने बस उनकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। डॉक्टर सीमा वापस अस्पताल तो पहुंच गईं, लेकिन सारा दिन उनका जहन उसी वाकये में उलझा रहा। क्या वो फकीर वाकई कोई मामूली इंसान है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा क्यों है जो मुझे दीपक की याद दिलाता है? रात को जब वो घर लौटी तो खुद से बोली, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, आखिर वो तो बस एक भिखारी है। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने फिर से उसे पैसे देने की कोशिश की तो उसने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया और कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, बस एक मौका दीजिए। सीमा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलने लगो, अपनी हद में रहो, सीमा ने सख्ती से कहा। लेकिन फकीर ने इस बार नजरें नहीं झुकाईं। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे मालूम है आपको लगता है कि मैं पागल हूँ। यह सुनकर सीमा थोड़ी देर को चुप हो गई। फकीर ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखकर बोला, मैडम जी, मेरी एक बात सुनिए, मैं आपके लिए वो कुछ कर सकता हूँ जो शायद कोई और न कर सके। उसके लहजे में ऐसा एतमाद, ऐसा आत्मविश्वास था कि सीमा एक पल को हैरान रह गई। जो फकीर हर रोज खामोशी से बैठा रहता था, आज इतने यकीन और भरोसे से बात कर रहा था। उसके अंदर से एक अजीब सा विश्वास झलक रहा था। सीमा ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, अच्छा बताओ तुम क्या कर सकते हो? फकीर ने जवाब दिया, इस शहर में एक बड़ा नशा फरोश गिरोह काम कर रहा है, मैं आपको उनका पता दे सकता हूँ। ये सुनकर सीमा दंग रह गई। एक फकीर और ऐसे गिरोह की मालूमात। उसे पहले तो लगा जैसे कोई मजाक हो रहा है, लेकिन फिर डॉक्टर होने के नाते उसकी आदत थी कि किसी बात को यूं ही फौरन रद्द ना करे। उसने सोचा, अगर यह सच भी है तो मैं पुलिस को इत्तला दे सकती हूँ। जब सीमा ने तफसील पूछी तो फकीर ने बताया कि कल रात उसने मंदिर के पास वाले एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा जो नशे की बड़ी डील की बात कर रहे थे। उसने कहा कि उसे उनके हुलिये और उस जगह का पूरा अंदाजा है। हालांकि सीमा ने इस बात को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक पुराने मरीज इंस्पेक्टर बलविंदर से बात की। अगले ही दिन इंस्पेक्टर ने हैरत में डालने वाली खबर दी, डॉक्टर साहिबा, जिस गोदाम का आपने जिक्र किया था वहां हमने छापा मारा और वाकई में एक बड़ा नशा फरोश गिरोह पकड़ा गया। भारी मात्रा में नशे की सामग्री भी बरामद हुई है। ये सुनकर सीमा दंग रह गई। एक फकीर को यह सब कैसे मालूम हो सकता है? उसने तय किया कि वो खुद मंदिर जाकर उससे सीधे यह सवाल करेगी। अगली सुबह वो मंदिर पहुंची और देखा कि फकीर पहले की तरह चबूतरे पर बैठा है। सीमा उसके पास जाकर बैठ गई और धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें इतनी पक्की जानकारी कैसे थी? तुम हो कौन? सच सच बताओ। फकीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम जी, मैं वही हूँ जो नजर आता हूँ, लेकिन इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शायद आपसे भी बेहतर। उसकी बातों में कोई ऐसा रहस्य छुपा था जो सीमा को लगातार उलझाता जा रहा था। उसके बाद कई दिनों तक फकीर ने सीमा को शहर के अलग अलग इलाकों में हो रहे अपराधों की खबरें दी और हर बार उसकी दी हुई खबरें बिल्कुल सही साबित होती रहीं। सीमा अब उसे आम फकीर नहीं समझती थी। वह समझ चुकी थी कि उस शख्स के पीछे कोई गहरा भेद छुपा है, मगर वह जानती थी कि अगर उसने उस पर दबाव डाला तो शायद वह कभी सच न बताए। इसलिए उसने वक्त के साथ उसे जानने का फैसला किया। अब उनके बीच एक खामोश रिश्ता बन चुका था, न खैरात का न हमदर्दी का, बल्कि एक अजीब सा ताल्लुक। सीमा अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके पास बैठकर बातें करती थी। फकीर कभी कभी ऐसी बातें करता जो उसे उसके मरे हुए मंगेतर दीपक की याद दिला देती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको याद है आप कहती थीं कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात तो उसने सिर्फ दीपक से कही थी, किसी और से कभी नहीं। उसने खुद को मुस्कुराकर संभाला और बात को टाल दिया, मगर दिल में सवालों की गूंज लगातार बनी रही। एक रात जब वह अस्पताल से लौट रही थी, तेज बारिश हो रही थी और रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। वह घबरा गई। सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर उसी पल वह फकीर अचानक वहां नमूदार हो गया, ऐसे जैसे पहले से जानता हो कि उसे यहीं आना है। उसने गाड़ी चेक की और चंद लम्हों में स्टार्ट कर दी। फिर बोला, मैडम जी, इतनी रात को अकेली बाहर ना निकला करें, ये शहर उतना सीधा नहीं है जितना आप समझती हैं। उसकी आवाज में फिक्र और दर्द छुपा हुआ था। सीमा ने उसे उस रात अपने घर आने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन उनके इसरार पर वह मान गया। जब वे घर पहुंचे और खाने की मेज पर बैठे तो फकीर ने एक निवाला लिया और आहिस्ता से कहा, यह खाना, यह जायका
मुझे बहुत पुरानी यादें दिला रहा है। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह खामोश रही। उसने उस वक्त कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगली सुबह वह एक फैसला कर चुकी थी। उसने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मोहन सिंह को फोन किया और उसे वो तस्वीर भेजी जो उसने चुपके से फकीर की खींची थी। मोहन ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, सीमा, इस आदमी का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। कुछ टेस्ट करने होंगे। सीमा ने दिल ही दिल में ठान लिया था कि वह अब फकीर की असली पहचान जानकर ही रहेगी। अगर तुम इस शख्स के कुछ कपड़े या इस्तेमाल शुदा चीज दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर सीमा उलझन में पड़ गई। वह फकीर को सीधे शक के घेरे में नहीं लाना चाहती थी। अगर उसे यह एहसास हो गया कि सीमा उस पर नजर रख रही है तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसने बहुत सोचने के बाद एक तदबीर निकाली। एक दिन उसने फकीर को अपने घर बुलाया और बड़ी नरमी से कहा, संतोष, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पीछे वाले हिस्से में एक कमरा है, वहाँ रह सकते हो। फकीर, जिसने अपना नाम संतोष बताया था, पहले तो हिचकिचाया, मगर सीमा के सच्चे दिल ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। अब संतोष डॉक्टर सीमा के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे में रहने लगा। वह दिन भर मंदिर के पास बैठता, अपने उसी फकीरी अंदाज में भीख मांगता और फिर चुपचाप वापस लौट आता। एक दिन सीमा ने उससे पूछा, संतोष, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ तो तुम अब भी रोज मंदिर क्यों जाते हो? संतोष ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैडम जी, मंदिर ही मेरी दुनिया है। वहीं सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। उसके जवाब में कोई गहरा फलसफा छुपा था, कोई ऐसा राज जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की आंखें ही काफी थीं। कुछ दिन बाद अस्पताल से सीमा को एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई थी। सीमा का दिल धक से रह गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले संतोष की जानकारी पर पुलिस ने छापा मारा था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर बलविंदर को फोन किया, जो मौके पर मौजूद था। इंस्पेक्टर ने बताया, डॉक्टर साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, मगर कुछ कागजात महफूज रहे। इनमें एक तस्वीर भी है, एक आदमी की, जो हूबहू दीपक जैसा लग रहा है। यह सुनकर सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वह तस्वीर तुरंत अपने पास रख ली और पूरी रात उसे देखती रही। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, दीपक 2022 फार्मा डील। ये अल्फाज उसके वजूद को झंझोड़ने के लिए काफी थे। क्या ये सच में दीपक है? क्या वो जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी तो लाश की पहचान भी हो चुकी थी। पूरी रात वह सो नहीं सकी। शक, उम्मीद और खौफ, हर एहसास उसके दिलो दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे। अगली सुबह वह मंदिर गई ताकि संतोष से बात कर सके, लेकिन वह वहां नहीं था। सीमा ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर संतोष जैसे हवा में घुल चुका था। क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया या वह खुद छुप गया था? संतोष को न पाकर सीमा और परेशान हो गई। लेकिन जब वह शाम को घर लौटी तो संतोष उनके घर के बाहर बैठा मिला। पहचानने योग्य नहीं था। उसका चेहरा थका हुआ और जिस्म पर गहरी गर्द जमी हुई थी। सीमा गुस्से में आकर बोली, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही। संतोष ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था। आप फिक्र न करें, अब सब ठीक है। सीमा ने फैसला किया कि वह सीधे सवाल नहीं करेगी, लेकिन नरमी से पूछा, संतोष, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? संतोष ने एक लम्हा उनकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर कहा, मैडम जी, इस शहर में कौन नहीं जानता? उन लोगों को बहुत ताकतवर हैं। ये अल्फाज किसी बड़े सच की झलक थे। सीमा का दिल कह रहा था कि संतोष कुछ छुपा रहा है और इस छुपाई हुई बात का ताल्लुक जरूर दीपक से है। कुछ दिनों बाद सीमा ने खुद गोदाम की आग की पूरी रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि यह आग कोई हादसा नहीं थी, यह जानबूझकर लगाई गई थी और उस इलाके के आसपास एक मुश्तबा शख्स को आग लगने से पहले देखा गया था, जिसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मिलती जुलती थी, जो दीपक जैसी लग रही थी। इंस्पेक्टर बलविंदर ने संतोष पर नजर रखने का बंदोबस्त किया और बताया कि संतोष रोज मंदिर जाता है, लेकिन रात को मंदिर के करीब एक पुराने खंडहर में छुपता है और वहां कुछ मुश्तबा लोगों से मिलता भी है। सीमा ने खुद उस खंडहर का मुआयना किया और वहां कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी मुवाहिदों, काले कारोबार और अंदरूनी नज्म की तफसील थी। मगर इन सब में सबसे चौंकाने वाली चीज थी खंडहर में मिलने वाले कागजात के नीचे दबा एक पुराना खत, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब सीमा ने वह खत खोला तो उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, दीपक, तुम्हें सच छुपाना होगा। ये अल्फाज पढ़ते ही उसके हाथ लरज गए। वह सोचने लगी कि क्या दीपक वाकई जिंदा है या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्या मैं फार्मा कंपनी के मालिक से बराहे तौर पर बात करूं
या पहले संतोष से उसके सच का पर्दाफाश कराऊं। उस रात सीमा ने संतोष को अपने घर बुलाया। जब संतोष कमरे में दाखिल हुआ तो सीमा ने वह तस्वीर उसके सामने रख दी जो उसे गोदाम में मिली थी। उसकी आवाज सख्त हो गई। यह तुम हो संतोष? सच बताओ, तुम कौन हो? संतोष ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने नरमी से कहा, मैडम जी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सीमा को उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, संतोष, मैं एक डॉक्टर हूँ और सच जानने का मुझे पूरा हक है। अगर तुमने अभी सब कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। संतोष ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो वह सच आप कभी नहीं जान पाएंगी जो आपके दीपक से जुड़ा हुआ है। सीमा के दिल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर संतोष ने उसकी तरफ झुककर एक पता दिया। फार्मा कंपनी के मरकजी दफ्तर के तहखाने में एक खुफिया कमरा है जहां तमाम गैर कानूनी सबूत छुपाए गए हैं। सीमा ने फौरन अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर बलविंदर को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने रात को छापा मारा। इस तहखाने में जो मिला वह हैरान कर देने वाला था। नशा, दवाओं की भारी मात्रा, काले धन के हिसाब, दर्जनों जाली दस्तावेज और उन सब कागजात में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था, दीपक शर्मा। फार्मा कंपनी के कई अहम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर सीमा के दिल का शक अभी भी मिट नहीं रहा था। संतोष अब और भी पुरस्कार हो चुका था। वह कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे वापस आ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। सीमा ने एक दिन संतोष से दोबारा बात करने की ठानी, लेकिन इस बार सीमा ने कोई सवाल नहीं पूछा। बस देखा कि खामोश बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसी समय सीमा ने मोहन सिंह को कॉल किया और डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आने वाले हैं पूछा। मोहन ने जवाब दिया कि 2 दिन में नतीजे मिल जाएंगे, लेकिन एक बात भी कही कि अगर वह शख्स वही निकला जिसका उसे शक है तो यह पूरी कहानी बदल जाएगी। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक भारी रबरदार आवाज आई, डॉक्टर सीमा, आप बहुत होशियार हो चुकी हैं, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है। संतोष को छोड़ दो, वरना कीमत भुगतनी पड़ेगी। कॉल अचानक बंद हो गई। सीमा की उंगलियां कांपने लगीं। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सब सच है। संतोष कोई आम फकीर नहीं, बल्कि किसी बड़े राज का हिस्सा है। मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। संतोष का राज जानना जरूरी हो चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा जानती थी कि हर रात वह किसी अंधेरी गली में जाता है, मंदिर से निकलकर खंडरात की तरफ। वहां वह कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देते। सीमा ने फैसला किया कि अब वह संतोष का पीछा करेगी। उसने इंस्पेक्टर बलविंदर को फोन किया और एक मंसूबा बनाया। मैं अब रुकने वाली नहीं, चाहे सच जैसा भी हो। मैं संतोष की हरकतें, उसकी बातों में छुपा असरार और उसके चेहरे की संजीदगी, सब कुछ अब एक बड़े इंसाफ की तरफ बढ़ रहा था। मगर जो बात डॉक्टर सीमा अभी तक नहीं जानती थी वह यह थी कि संतोष कोई और नहीं बल्कि उनका पति दीपक शर्मा था। 2 साल पहले दीपक की मौत एक सड़क हादसे के तौर पर सामने आई थी, लेकिन वह महज एक साजिश थी। दीपक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो उसी फार्मा कंपनी के लिए काम करता था जिसके खिलाफ शाम लगातार बातें कर रहा था। दीपक को पता चल गया था कि कंपनी मादा की गैर कानूनी तजारत, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे काले धंधों में मुलव्विस है। उसने इन जुर्मों को बेनकाब करने का फैसला किया, मगर कंपनी के मालिक अंकित मल्होत्रा ने दीपक को रास्ते से हटाने की साजिश रचाई। दीपक किसी तरह बच गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ा। उसने सबसे दूर होकर शहर में पनाह ली और एक फकीर का रूप इख्तियार कर लिया। मंदिर के बाहर बैठना, चुपचाप सब कुछ देखना और सिर्फ सीमा को रोजाना एक झलक देख लेना, यही उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैं सामने आया तो अंकित मुझे तो मारेगा ही, मगर सीमा भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए दीपक ने संतोष के रूप में एक एक कदम सोच समझ कर रखा और सीमा की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इस गंदे कारोबार की जड़ें हिलानी शुरू की। एक रात सीमा और इंस्पेक्टर बलविंदर ने संतोष का पीछा शुरू किया। वह हमेशा की तरह मंदिर से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे किसी का पीछा होने का शक हो। काफी देर बाद वह एक पुराने जले हुए गोदाम के पास रुका। यह वही गोदाम था जहां चंद हफ्ते पहले आग लगी थी। सीमा का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही जगह है जहां दीपक की तस्वीर मिली थी? क्या
संतोष यहाँ कुछ खास तलाश करने आया है। बलविंदर ने इशारा किया कि वह छुपकर गोदाम के पीछे जाए। वहाँ एक और शख्स संतोष से आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था। वह एक लंबा पतला आदमी था जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वह शख्स छोटा सा पैकेट देकर तेजी से गलियों में गायब हो गया। बलविंदर ने सीमा से कहा कि हमें वह पैकेट देखना होगा, हो सकता है कोई सबूत हो। वह गोदाम के अंदर गया और अंधेरे में जाकर बैठ गया। जब सीमा और बलविंदर कुछ देर बाद अंदर दाखिल हुए तो वहां जली हुई लकड़ी और केमिकल की बदबू फैली हुई थी। एक कोने में संतोष एक पुरानी मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसने वहीं पैकेट खोला हुआ था जिसमें चंद तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। सीमा और बलविंदर यह सब दूर से देख रहे थे। अचानक संतोष ने वह तस्वीरें जला दी। सीमा हिल गई। क्या वह सबूत मिटा रहा है या उनमें कुछ ऐसा था जिसे वह छुपाना चाहता है? बलविंदर ने आहिस्तगी से कहा, यह अभी बात नहीं करनी चाहिए। शायद वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो। हमें मजीद सबूत दरकार है। सीमा ने हाँ में सर हिलाया, मगर उसका दिल उलझ चुका था। वो जानती थी कि अब वक्त बहुत करीब है जब सच मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा। अगली सुबह सीमा ने मामूल के अंदाज में संतोष से बात करने की कोशिश की, मगर वह हमेशा की तरह खामोश रहा। उसने खामोशी से नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक शाम की पुरस्रार खामोशी अब सीमा के दिल को खटकने लगी थी। एक रात जब वह कमरे में आई तो देखा संतोष सो चुका है। उसने गौर किया कि वही यूएसबी ड्राइव संतोष की जेब में अभी भी रखी है जो वह गोदाम से लेकर आया था। सीमा ने आहिस्तगी से ड्राइव निकाली और दबी पांव अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ी। ड्राइव में कई फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर वो हिचकिचाई नहीं। पहले उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। दो आदमियों की आवाजें सुनाई दी। एक आवाज अंकित मल्होत्रा की थी जिसे वो एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अनजान शख्स की थी जो किसी खुफिया प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था। साहब, अगर ये फाइल लीक हो गई तो हम सब गए, वह कह रहा था। वो सॉफ्टवेयर वाला बहुत कुछ जानता है। अंकित ने जवाब दिया, फिक्र न करो, वो अब हमारे रास्ते में नहीं है, मगर एहतियात जरूरी है। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह सॉफ्टवेयर वाला दीपक था? फिर उसने तस्वीरें खोलीं जिनमें अंकित और उसके साथी गोदाम में नशा और अशिया की पैकिंग करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने सीमा को हिलाकर रख दिया। तस्वीर में एक शख्स खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला था, मगर उसकी आंखें और चाल दीपक जैसी थीं। एक तस्वीर के नीचे लिखा था 2022। अब उसने वीडियो चलाया। वीडियो में अंकित किसी शख्स से कह रहा था, तुमने जो कहा वो किया, लेकिन याद रखो अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी बीवी को इस सब से दूर रखो। सीमा की सांसें रुक गईं। यह आवाज तो संतोष की थी, लेकिन वह अंकित से क्यों बात कर रहा था? उसे मेरा नाम कैसे मालूम? उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या संतोष वाकई दीपक था? और अगर हाँ, तो वह अंकित से मिल रहा था। यह सब क्या था? उसने यूएसबी वापस संतोष की जेब में रख दी। उसका दिल कह रहा था कि अब संतोष पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन उसकी बातों में ऐसी सच्चाई भी थी जो उसे रोक रही थी। अब साफ जाहिर होने लगा था कि संतोष यानी दीपक अंकित के खिलाफ अंदर से खेल रहा था। अपनी मौत का ड्रामा रचाकर संतोष इस खतरनाक नेटवर्क को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब जब सीमा सच के करीब पहुंचने लगी थी, संतोष उसे हर मुमकिन हद तक बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर दूसरी तरफ अंकित को भी संतोष पर शक होने लगा था। उसने अपने लोगों को संतोष पर नजर रखने की हिदायत दे दी थी। अगले दिन मोहन सिंह का फोन आया। उसने कहा, सीमा, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन मैं फोन पर नहीं बता सकता। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। सीमा ने संतोष को कुछ नहीं बताया। वह तेजी से तैयार हुई और मोहन के ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। मोहन ने उसे एक लिफाफा थमाया और कहा, यह नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसका फोन बजने लगा। इंस्पेक्टर बलविंदर की घबराई हुई आवाज थी, सीमा, तुम फौरन जहां हो वहां से निकलो। संतोष को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है यह अंकित के आदमी हैं। सीमा का दिल जैसे डूबने लगा। उसने लिफाफा फौरन अपनी जेब में डाला और बगैर एक लम्हा गंवाए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। अब सीमा को यकीन हो चुका था कि संतोष कोई आम फकीर नहीं था। उसकी आंखों में छुपी कहानी, उसकी खामोशी में छुपा दर्द और हर अंदाज सब कुछ दीपक की याद दिला रहा था। आखिरकार सच उनके सामने खुलने लगा था। संतोष दरअसल उनका शौहर दीपक शर्मा ही था, जिसे सब ने 2 साल पहले एक हादसे में खो दिया समझा था। लेकिन वह दरअसल जिंदा था और एक खौफनाक साजिश के खिलाफ तन्हा जंग लड़ रहा था। फार्मा कंपनी जिसका मालिक अंकित मल्होत्रा था,
वही इदारा था जिसने न सिर्फ मादा और काले धन का धंधा चला रखा था बल्कि दीपक की जान लेने की कोशिश भी की थी। मगर दीपक बच गया और अपनी मौत का ड्रामा रचाकर संतोष के रूप में गुमनामी में जा छुपा। वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था ताकि दूर से सीमा को देख सके। वह जानता था कि अगर वह सामने आ गया तो अंकित उसे और सीमा दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए वह चुपचाप अपनी पहचान छुपाए कंपनी के अंदरूनी राज जमा करता रहा और आखिरकार उनको बेनकाब करने के करीब पहुंच गया। मगर अब अंकित को उस पर शक हो चुका था। उसने संतोष को अगवा करवा लिया और शहर के बाहर एक सुनसान बोसीदा कारखाने में ले गया। इस वक्त बारिश जोरों की थी, आसमान बिजली से गूंज रहा था और हर चीज खौफ का मंजर पेश कर रही थी। सीमा इंस्पेक्टर बलविंदर के साथ कारखाने पहुंची। बलविंदर ने पिस्तौल निकाला और उसे पीछे रहने का इशारा किया, मगर सीमा ने इनकार कर दिया। मुझे संतोष को देखना है, उसे बचाना है। कारखाने के अंदर संतोष एक कुर्सी से बंधा हुआ था और अंकित उसके सामने तंजिया हंसी हंस रहा था। तू सोचता था हमें धोखा देगा? अब बता, तू असल में कौन है? तू वही सॉफ्टवेयर वाला है ना, दीपक शर्मा? संतोष खामोश रहा। उसने बस अंकित की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे उसकी रूह तक झांक रहा हो। तभी दरवाजा धड़ाक से खुला और बलविंदर पुलिस टीम के साथ अंदर घुस आया। हाथ ऊपर! अंकित, तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी हैं। गुंडों ने हथियार उठाए, मगर पुलिस की भारी नफरी देखकर पीछे हट गए। सीमा दौड़ती हुई संतोष के पास पहुंची, उसकी रस्सी खोली और कांपती हुई आवाज में पूछा, संतोष, तुम ठीक हो? संतोष ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख और सुकून दोनों का अक्स था। मैडम जी, आज आपने मुझे बचा लिया। हमेशा मैं ही दूसरों को बचाने की कोशिश करता था। अंकित को हथकड़ी लगी। बलविंदर ने सीमा को बताया, यह शख्स चाहे जो भी हो, उसकी दी गई मालूमात, तस्वीरें, यूएसबी और हिम्मत ने इस सारे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। सीमा ने धड़कते दिल से जेब से वह लिफाफा निकाला जो मोहन सिंह ने उसे दिया था। वहीं कारखाने की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने लैब रिपोर्ट खोली। कागज पर साफ लिखा था डीएनए मैच 99.9%। उसके हाथ कांपने लगे। सामने वही शख्स खड़ा था जो अब संतोष नहीं बल्कि दीपक था। सीमा उसके करीब गई, उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, यह तुम हो ना मेरे दीपक? दीपक ने लंबी सांस ली और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं कभी गया ही नहीं था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हें देखता था। तुम्हारी एक मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। सीमा ने उसे गले लगा लिया। बरसों का दुख, खौफ और जुदाई उस एक लम्हे में बह गई। चंद हफ्तों बाद मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। दीपक अब साफ लिबास में अपनी असली पहचान में था, मगर वही आंखें, वही मोहब्बत। सीमा ने पूछा, अब क्या? दीपक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब एक नई शुरुआत, लेकिन इस बार कोई झूठ, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ हम और सच। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। सुबह की धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी और वक्त जैसे थमकर उनकी नई जिंदगी का आगाज देख रहा था। इस्लाम में मोहब्बत कोई आम जज्बा नहीं बल्कि एक पाकीज़ा नेमत है। जब दो दिल अल्लाह की रजा से एक होते हैं तो वह रिश्ता सिर्फ निकाह का नहीं बल्कि दो रूहों के मिलन का बन जाता है। यह वो मोहब्बत होती है जो जिस्मानी नहीं, रूहानी सुकून देती है, दिल की गहराई में उतरती है और अल्लाह की रहमत का जरिया बनती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। ये अल्फाज मोहब्बत की हकीकत को बयान करते हैं कि जब दो इंसान एक दूसरे के लिए रहमत बनते हैं तो उनका रिश्ता अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है। रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए सबसे हसीन मिसाल है। आपने अपनी बीवियों के साथ जो मोहब्बत, हुस्न ए अखलाक और लुत्फो करम दिखाया वो आज भी हर आशिक मिजाज दिल के लिए रहनुमा है। आपने फरमाया, जो अपने अजीजों के साथ अच्छा है वही सबसे अच्छा है और मैं अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूँ। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं, इबादत बन जाती है। जब कोई अपने साथी के लिए एक प्यारी मुस्कान देता है, या थक कर लौटे शौहर के लिए बीवी एक प्याले में पानी लाती है, या एक शौहर अपनी बीवी की थकावट देखकर बिना कहे मदद करता है, हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में सवाब बन जाता है। जब मोहब्बत में मुआफी, शफकत और दुआ शामिल हो जाएं, तो ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी साथ नहीं रहता बल्कि जन्नत की सीढ़ी बन जाता है। इस्लाम की मोहब्बत वो है जिसमें झूठ नहीं, शक नहीं, बस भरोसा हो, रब का जिक्र हो और एक दूसरे के लिए दुआ हो। यही है असल मोहब्बत जो रूहों को जोड़ती है और दिलों को अल्लाह के करीब ले जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस लाइक की
कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इस्लामी हिकमतों से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़कुमुल्लाहु खैरन वफ कसीरा। अल्लाह आपको, आपके घर को और आपकी औलाद को हर जाहिरी और बातिनी बुराई से हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।